हाँ जी, शगुन, आरव, अपनी, तनिषा, स्निग्धा, आरव, ईशा। सब लोग प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे। सो आरव इज हियर, आरव इज हियर, आरव इज हियर, या अपनी, देन भव्या इज आल्सो हियर, ईशा इज आल्सो हियर। ईशा बेटा प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लो। सीन कहाँ गई? And Radhika, Parisha, Pratham is also not here, right? Rajat, are you there? I can't see Yes, you, sir. Rajat. हाँ बेटा कैमरा ऑन करिए प्लीज। लैपटॉप से आके खोलता हूँ कैमरा। सर अभी मोबाइल से आया हूँ। अच्छा ठीक है। शगुन इज है, हाँ शगुन इज है, ठीक है। एंड स्निग्धा इज आल्सो हियर, तनिषा इज हियर। हाँ जी गाइस, तो मैंने आप लोगों को कुछ वीडियोस दिए थे, 2 वीडियोस देखने के लिए, और उसके अलावा मैंने क्वेश्चंस करने को कहा था बेस्ड अपॉन दोस वीडियोस। हमने कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखे थे उससे पहले, तो थोड़ा सा और पीछे जाते हैं। हमने पहले कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे जिसमें हमने दोनों सिनेरियो सीखे थे कि अगर नोट्स के अंदर वो आइटम आ रहा है तो कैसे ट्रीटमेंट होगा, तो 2 इफेक्ट्स होंगे, तो क्या 2 इफेक्ट्स होंगे, और अगर वही आइटम ट्रायल बैलेंस में आ रहा है तो उसका एक सिंगल इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, तो हमने ये कुछ आइटम्स के रिगार्डिंग हमने ही सीखा था। क्लियर है? 2 क्लासेस हो चुकी थी उसकी आपकी। तो आपने सबसे पहले शुरू में सीखा था क्लोजिंग स्टॉक, देन एडजस्टेड परचेजेस, उसके बाद 4 चीजें जो हमारी होती हैं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्सपेंस के रिगार्डिंग, एंड देन इसी तरह से इनकम के रिगार्डिंग, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एंड अक्रूड इनकम। क्लियर? ये हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था। सेकंड क्लास में हमने डेप्रिसिएशन के सिनेरियो सीखे थे, डेप्रिसिएशन विदाउट प्रोविजन, डेप्रिसिएशन विद प्रोविजन। फिर हमने सीखा था बैड डेट। बैड डेट में अगेन पहले सिर्फ बैड डेट सीखा, फिर बैड डेट अलोंग विद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सीखा, एंड देन उसके बाद हमने दोनों चीजें सीखी कि दोनों एक ही क्वेश्चन में दोनों चीजें अगर नोट्स में है तो किस तरीके से होगा, जहां हमने एक फॉर्मूला भी सीखा था। क्लियर? ये सब सीखने के बाद मैंने आपसे कहा था कि 2 वीडियोस मैं आपको दे रहा हूं जिसके अंदर गाइड करा होगा, सिखाया होगा कि किस तरीके से एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो प्लीज मेरे को ऑनेस्टली बताएंगे गाइस, अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं और क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करे हैं, तो प्लीज हैंड रेज करो बेटा। और जिन्होंने कर लिया है, हाँ वीडियो देख लिया है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है, तो गिव मी अ थम्स अप एंड ऑनेस्टली बताएंगे बेटा, हाँ, ताकि मैं नहीं तो आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। फिर हम लोग आगे निकल जाएंगे, फिर आपको समझ नहीं आएगा कुछ भी। तनिषा, अवनी, भव्या एंड ईशा, बेटा आपका रिस्पॉन्स नहीं आया मेरे पास। ओके, हाँ भव्या बताओ बेटा। ये सर, ये मैंने वो तो देख दी थी वीडियो, लेकिन हाँ, सर वो नहीं कर पाया क्वेश्चन। तो एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कराया तूने? नहीं सर, वो मैं पहला पहला क्वेश्चन और मैं वो दूसरा क्वेश्चन किया था, नहीं, बाकी नहीं ये किया। मेरा पूछने का मतलब है कि जो आपका एडजस्टमेंट वाला है क्वेश्चन था जिसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट और लॉस अकाउंट सब कुछ बनाना है, एक क्वेश्चन ट्राई करके देखा कोई सा भी, ताकि यस हाँ, सर। आई एम नॉट सेइंग कि कंप्लीट होमवर्क किया हो, लेकिन 1-2 क्वेश्चन करे हैं, वो समझ में आए कैसे करने यस हैं। सर। यस सर। ठीक है, तनीषा। यस सर, मैंने करे हैं, थोड़े से ही किए हैं, सारे नहीं। कितने क्वेश्चन किए बेटा? सर पता नहीं, काउंट नहीं किए, कुछ हाँ किया यार, है। तो देख के बता ना, ऐसे ऐसे हाइपोथेटिकल सा आंसर लगता है, ऐसे नहीं, देख के बताओ बेटा। तो मैं तब तक ईशा से पूछ रहा हूँ, आप देखो अपनी कॉपी में चेक करो, कॉपी में बताओ मेरे को देख करके। सर मैं अभी घर पे नहीं हूँ, बाहर हूँ। अरे तो यार, ये तो तो फिर होना चाहिए ना कॉपी साथ में। अब मुझे बता, मैं यहाँ पे भी डिस्कस करूंगा क्वेश्चंस, तेरे पास कॉपी भी नहीं है, तूने जहाँ पे करे हैं, तो कैसे करेगी? तो ये चीजें प्लान किया करो प्रॉपरली, ऐसे नहीं किया करो भाई। देखो आपका नुकसान होगा तनीषा, फिर समझ में नहीं आएगा, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, फिर आप पीछे रह जाओगे।
तो प्लीज गोइंग फॉरवर्ड ऐसे नहीं करा करो। आप कहीं जाते हो, आपको पता है आज की क्लास है हमारी, मैंने बताया था ना, कल भी मैसेज कर दिया था इसीलिए। तो कहीं जाते हो तो साथ में वो कॉपी ले जाया करो, ताकि जहां से भी आप क्लास करो एटलीस्ट डिस्कस कर सके, ठीक है। हाँ ईशा, बाकी तनीषा आपने वीडियोस देख लिए थे? सर सारी नहीं, अरे जो 2 वीडियोस मैंने भेजे थे, 2 ही तो भेजे थे, जो तो उससे एक पहले के थे। देखी। फिर वो समझ में कैसे आया होगा कि कैसे करना है? अरे सर ऐसे थोड़ी ना होता बेटा, ऐसे समझ में कैसे आएगा मुझे बताओ। तो दोनों वीडियो देखोगे तभी तो समझ में आएगा, कंप्लीट क्वेश्चन तो तभी होगा। कोई एक ही क्वेश्चन तो कराया दोनों वीडियोस में। ईशा? यस सर। हाँ बेटा। सर नहीं करे मैंने क्वेश्चंस। एक भी क्वेश्चन नहीं किया? नो सर। क्यों? सर मैं कर ली थी लेकिन वीडियोस मैंने देखी, फिर मैंने देखा कि मेरे जितने भी कॉन्सेप्ट्स है ना एडजस्टमेंट्स वाले चैप्टर के, मैंने जो पिछले वाला चैप्टर था ना विदाउट एडजस्टमेंट्स वाला, वो वाला मैंने पूरे करे थे, मतलब उसके क्वेश्चंस, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। मैंने वीडियो देखी थी लेकिन फिर मैंने कहा छोड़ो, अभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। फिर आपने मुझे ढंग से समझ नहीं आया फ्रैंकली ईशा क्या कह रही है, मुझे ढंग से समझ नहीं आया तो क्या कह रही है। तेरे को पिछले वाले चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं विदाउट एडजस्टमेंट के? नहीं नहीं विदाउट एडजस्टमेंट के क्लियर है, इस वाले के हाँ तो इसका क्या क्या चीज क्लियर नहीं है बेटा? और अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं भी था तो मेरे से डिस्कस करा करो यार, ऐसे नहीं किया करो बेटा। ईशा कैमरा ऑन करो प्लीज एक बार। और ऐसे नहीं किया करो ईशा के आप। हाँ मेरे को अच्छा, तेरा नेटवर्क सही नहीं आ रहा है, मेरे को समझ आ गया तू क्या कहना चाह रही है, बट ऐसे काम मत किया करो ईशा। देखो मैं आपको पहले भी मैंने बोला, दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सबके लिए रिपीट कर रहा हूँ गाइस। देखो कभी भी आप कहीं अटकते हो जिस वजह से होमवर्क नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज डू गेट इन टच विद मी। मेरे से बात करो ना यार, मैं किस लिए बैठा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऐसा मत किया करो कि मैं आपसे क्लास में आके पूछ रहा हूँ और फिर आपको कि सर होमवर्क नहीं हुआ, और फिर मेरे को बाद में रीजन बता रहे हो, वो फिर फायदा नहीं होगा ना यार। तो मेरे से पहले डिस्कस कर लिया करो, जब आपको पता है कि आज हमारी क्लास है उससे पहले होमवर्क खत्म करना। और आपको इस बार तो इतने सारे दिन दिए थे बेटा, 2 क्लासेस नहीं हुई हमारे बीच में, हुई कि नहीं हुई? 2 क्लासेस का गैप आया कि नहीं आया? मैंने कल मैसेज भी डाला था ईशा, फिर आपने तब भी क्यों नहीं रिप्लाई किया कोई? बताओ ईशा, कल मैसेज डाला था, एक मैसेज मिला था मेरा ग्रुप पे, नहीं मिला था? यस सर तो फिर सुबह को देखा था। तो तब से रिप्लाई क्यों नहीं बैक किया बेटा कि सर मैंने नहीं किया और मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है? आई वुड हैव गाइडेड यू थ्रू ना कि हाँ चलो ये नहीं तो ऐसे कर लो। एक क्वेश्चन भी अगर आपने कर लिया होता ना बेटा, तो मेरे को एक तसल्ली हो जाती कि आपको ये चीज समझ आ रही है, और जो समझ नहीं आ रहा हो तो मैं बता देता आपको। नेक्स्ट टाइम से ईशा ऐसे नहीं करना है प्लीज, ठीक है। मैं क्लास से पहले नहीं, मैं होमवर्क भेज दूंगी। नहीं बेटा यार, फिर ईशा मैं कोई वो रेस थोड़ी ना करूंगा सर, अच्छा अगली क्लास से पहले भेज दूंगी। अरे बात वो नहीं है बेटा, देखो एक सिंपल सी चीज है, एक डिसिप्लिन होता है क्लास का, ठीक है। वो डिसिप्लिन खराब होता है, आप अगर अभी नहीं करोगे ना, वो एक आदत पड़ जाएगी डेफर करने की, समझ रहे हैं मेरी बात? तो इट इज नॉट अबाउट कि आप नेक्स्ट क्लास से पहले कर लोगे, इट इज अबाउट कि आपको क्या समझ नहीं आया था, मेरे से डिस्कस कर लेते तो उसी समय सॉल्व हो जाता, ठीक है। सो मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, अब जो हो गया वो तो हो गया, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट क्लास से पहले जो आगे गोइंग फॉरवर्ड जितनी भी क्लासेस होंगी, प्लीज ये रिक्वेस्ट है, सिर्फ ईशा नहीं सबसे कर रहा हूँ। कोई भी चीज आपको अटक रही है, समझ नहीं आ रही है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि मेरा होमवर्क रह जाएगा, तो प्लीज मेरे से बात करो, ठीक है। एक होता है आपने होमवर्क किया, आंसर मैच नहीं किया, आई एम ओके विद इट। 4 क्वेश्चन थे, चारों के आंसर गलत आए, चलेगा, मेरे को उससे प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपने जब करा होगा तो पता चलेगा ना गलती क्या हुई है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से प्लीज ऐसे नहीं करें। हाँ जी, तो ईशा तेरे को डाउट कहा था, मुझे डाउट बताएगी कौन सी चीज में प्रॉब्लम आ रही थी विद एडजस्टमेंट्स में? सर जो आप मंडे क्लास ली थी ना, उस क्लास में मेरे को समझ नहीं आया, जो क्लास तूने ली थी उस क्लास में क्या टॉपिक बताना बेटा मेरे को, कि किस टॉपिक में क्या दिक्कत लग रही है। सेक्शन वाले में। बेटा मुझे मैसेज कर दिया, आई थिंक वो बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा,
किसी और को समझ आ रहा तो प्लीज आप कन्वे कर दो मुझे, क्योंकि मेरे पास आवाज साफ नहीं आ रही है। Anybody else who could hear what Isha is saying? Otherwise ईशा मेरे को मैसेज कर दे, ठीक है। अच्छा गाइस, मैं तब तक आगे चलता हूँ। मैंने आप लोगों को कौन से क्वेश्चंस बोले थे? एनीवन? निशा, कौन से क्वेश्चंस बोले थे बेटा होमवर्क में? क्वेश्चन नंबर 1 to 7 एक्सेप्ट 4। 1 to 7 बोला था, एक्सेप्ट 4, राइट? तो 7 बोला था, 7 नहीं बोला था सर, बोला था। ओके। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किसी को प्रॉब्लम, पहले मुझे जल्दी से 1 और 2 क्वेश्चन में बताएंगे, मैं जब तक आपके साथ स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ, एंड देन आई विल टेक ईशाज डाउट्स आफ्टर दैट, ठीक है। तो मैं एक बार पहले क्वेश्चंस डिस्कस कर लेता हूँ एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट डाउट्स। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जिसको डाउट है तो प्लीज हैंड रेज करें। किसी भी पॉइंट को लेकर के या आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है, कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज हैंड रेज करो। एंड तनीषा प्लीज बेटा अपना कैमरा ऑन करो बेटा। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में और अगर क्लियर है तो मेरे को थम्स अप करके बताओ। रजत, भव्य, आपका थम्स अप दिख गया मुझे, बाकी लोग? ओके, स्निग्धा, अरम, अवनी, शगुन, सबका क्लियर है? ये सबको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सब क्लियर है? आपके सामने है, एक बार देख भी लो क्या आपने ऐसे किया है कि नहीं किया है। और ये जरूर लिखा करो बेटा, इन दी बुक्स ऑफ, ठीक है? क्लियर है? इन दी बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स बना रहे हो ये लिखा करो। 11th में खास करके एज अ टीचर हम लोग ये बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं इन चीजों को लेकर के कि आपने फॉर्मेट ठीक से बनाया है कि नहीं। एक इन दी बुक्स ऑफ और एक ये डेबिट क्रेडिट, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं जो बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या करते हैं बच्चे, ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस को भी छोटा कर देते हैं। ट्रेडिंग P&L मत लिखना बेटा, फुल फॉर्म लिखना पूरी, क्योंकि देखो सीधी सी बात, हम टीचरों के अंदर ये थोड़ी कमी है या गंदी आदत होती है कि हम ढूंढ रहे थे कहाँ गलती मिल जाए, अगर कुछ और नहीं मिल रहा होता तो ये छोटी छोटी गलतियां उठा के बैठ जाते हैं। तो इसीलिए मौका नहीं देना है, क्या करना है, फुल फॉर्म लिखना है सब्जेक्ट, ठीक है? क्लियर? और बाकी मैंने ये तो बता ही दिया था, फॉर द ईयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ फॉर द ईयर आएगा और बैलेंस शीट के साथ एज एट आएगा, ठीक है? एज एट आ सकता है या एज ऑन भी लिख सकते हो, एक ही बात, एज एट या एज ऑन, ठीक है? हाँ जी, तो आपके सामने है, आप एक बार नजर मार लो। आपको अगर लगता है कोई डाउट है तो मेरे से पूछे, तब तक मैं एक बार चेक कर रहा हूँ कि इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट या कोई मजेदार पॉइंट। क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन करना है प्लांट एंड मशीनरी और डिलीवरी व्हीकल को, और अनपेड रेंट। अनपेड रेंट का मतलब क्या हो गया, रेंट आउटस्टैंडिंग, ठीक है? अनपेड रेंट इज नथिंग बट रेंट आउटस्टैंडिंग। क्लियर? आप लोगों को तरीका समझ आ गया था? निशा बेटा मैंने स्टेप्स क्या बताए थे वीडियो में, जरा एक बार मुझे बताओगे? आप लोगों ने नोट करे हैं स्टेप्स? चेक करो बेटा सब लोग। हाँ निशा एक बार रिपीट करेंगे स्टेप्स, सब लोग नोट करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या निशा? प्रिपेयर फॉर्मेट। प्रिपेयर फॉर्मेट, ठीक है? सबसे पहले तो ये फॉर्मेट बनाना है, ठीक है? और फॉर्मेट कैसे बनाना है, एक पेज पे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसके अगले पेज पे, साइड वाले पेज पे बैलेंस शीट। आपको मैंने समझाया भी था, एक बात ये ध्यान रखना है कि ये दोनों चीजें आमने सामने आनी चाहिए, यानी कि जैसे ये दो पेज है आपका रजिस्टर है, तो इधर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आना चाहिए और इधर बैलेंस शीट आनी चाहिए। क्लियर है? समझ आ रही है मेरी बात? ऐसे नहीं होना चाहिए इधर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और बैलेंस शीट पीछे। ऐसे करने में नुकसान क्या होगा बेटा, बार बार पन्ना पलटना पड़ेगा और उसमें फिगर गलत लिखने के चांसेस होते हैं कि आप कुछ गलत लिख दोगे। पूरा का पूरा दोनों पन्ने ही साथ में होंगे, तो आप जो दोनों एडजस्टमेंट्स लिख रहे हो या कोई आइटम कभी ट्रेडिंग की है, कभी प्रॉफिट एंड लॉस की है, कभी बैलेंस शीट की है, तो दोनों ही सामने होंगे, तो गलती होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला स्टेप है प्रिपेयर फॉर्मेट। दूसरा स्टेप क्या है निशा? मार्क एडजस्टमेंट। मार्क एडजस्टमेंट्स। अब बेटा ये मैं थोड़ा सा आपके साथ दोबारा इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आपने भी वीडियो देखा था, तो आई एम नॉट श्योर कि आपको कितना क्लियर है ये चीज, कितनी नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ में एक बार ये डिस्कस कर लूँ। तो अगला क्या है, मार्क एडजस्टमेंट। अब क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट कहाँ कैसे मार्क करोगे? क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट कहाँ आएगा बताओ निशा, इसकी एडजस्टमेंट कैसे मार्क करी आपने? सर ट्रेडिंग अकाउंट में और एक उधर। सर इसकी मार्क नहीं करी थी, सीधा एडजस्टमेंट में जाके। इसकी मार्क नहीं होगी क्योंकि इससे रिलेटेड ट्रायल बैलेंस में कुछ है ही नहीं ना भाई। एडजस्टमेंट मार्क करने का मतलब क्या है कि जिस अकाउंट को वो अफेक्ट कर रहा है ट्रायल बैलेंस में उसके साथ हमने वो मार्क कर दिया, ठीक है कि हाँ इसके साथ में एडजस्टमेंट है। अब क्लोजिंग स्टॉक की तो दोनों ही इफेक्ट अलग से होंगे,
ट्रेडिंग अकाउंट में भी अलग से आएगा और बैलेंस शीट में भी अलग से आएगा। तो किसी अकाउंट में जो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में आ रहे हैं उनमें किसी में प्लस या माइनस नहीं होगा। समझ आई मेरी बात? तो इस वजह से इसकी एडजस्टमेंट अलग से मार्क नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह सेकंड पे आते हैं, डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी। अब मुझे बताओ इसकी एडजस्टमेंट क्या मार्क करी आपने? निशात सर एक बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में नहीं से मुझे माइनस ये समझाओ कि इसमें एडजस्टमेंट कैसे मार्क करी। अभी सेकंड स्टेप पे है ना। सेकंड स्टेप क्या होता है कि हमें जो भी एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं उनको हम ट्रायल बैलेंस पे रिस्पेक्टिव जहां जहां जिस चीज को वो अफेक्ट करेगा मार्क करते हैं। वो कैसे किया? ट्रायल बैलेंस में मशीनरी के सामने सेकंड लिख दिया। वेरी गुड। ट्रायल बैलेंस में प्लांट एंड मशीनरी के सामने सेकंड लिख दिया और व्हीकल भी है इसमें तो व्हीकल के सामने भी सेकंड लिख दिया। मैं लिख के दिखा रहा हूँ भाई, सब लोग ध्यान देंगे यहाँ पे मेरे साथ। ठीक है, मैं अपने बुक में लिख के दिखा रहा हूँ आपको। प्लांट एंड मशीनरी जहाँ लिखा था मैंने वहां पे, और जिस तरीके से लिखा रोमन नंबर में लिखा तो मैंने रोमन नंबर में लिख दिया ताकि मेरे को टैली करने में देखने में आसानी होगा। क्या आप देख सकते हैं? देखो जरा, क्या आपको दिखाई दे रहा है रोमन नंबर में कैसे 1 और 2 मैंने लिखा है उसके आगे? क्लियर हो गया? एक इफेक्ट इसका यहाँ आएगा, दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो अकाउंट में तो सिर्फ यही इफेक्ट कर रहा है ना वो। अकाउंट में तो किसमें? प्लांट एंड मशीनरी और व्हीकल वाले अकाउंट को ही अफेक्ट कर रहा है और कहीं तो नहीं कर रहा। अगर किसी और भी अकाउंट को अफेक्ट कर रहा होता तो मैं उसके साथ भी इसी तरीके से मार्क कर देता। क्लियर हो गया? तो एडजस्टमेंट नंबर में साथ साथ इसीलिए लिख रहा हूँ कि ताकि जब मैं ट्रायल बैलेंस से वो चीज पिक करूँ और बाद में जब एडजस्टमेंट करनी हो तो मुझे पता है कि एक तो नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स कितनी है और रिस्पेक्टिव कौन सी एडजस्टमेंट नंबर पे है हाथ के द्विचरण। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ आ गई बात? ओके। इसी तरीके से अनपेड रेंट का क्या होगा? जो आपका रेंट दे रखा होगा, देखो रेंट दे रखा है राइट हैंड साइड में, मैं उसके आगे लिख दूंगा 3 नंबर। ठीक है, सॉरी मैंने 2 जगह 3 लिख दिया, ये 2 जगह 2 आएगा। ठीक है, तो डिलीवरी व्हीकल के साथ भी 2 आएगा। हाँ देखो, डिलीवरी व्हीकल के साथ भी 2 आएगा और मैंने रेंट के साथ में 3 लिख दिया। समझ में आएगा? इस क्लियर हो गया? चल सकते हैं आगे? हाँ जी। तो पहला स्टेप क्या था बेटा? अगर किसी ने लिखे नहीं है तो लिख लो भाई, बहुत जरूरी है। फर्स्ट स्टेप क्या है? ड्रॉ फॉर्मेट। पहले तो आपने वही फॉर्मेट जैसे आपने पिछले चैप्टर में बनाया था वैसे फॉर्मेट बनाओगे। सेकंड स्टेप यहाँ नया है, मार्क एडजस्टमेंट। तो जो भी एडजस्टमेंट दे रखे हैं उनको रिस्पेक्टिवली किस अकाउंट के साथ वो अफेक्ट कर रही है ट्रायल बैलेंस में, उस अकाउंट को आपको मार्क करना है। ठीक है, क्लियर हो गया? दिस इज सेकंड। ठीक, थर्ड क्या है बेटा? थर्ड स्टेप क्या निशा? Start from the topmost item in the trial balance Very and good. post it in financial statements. Leave space Start- for adjustment. हाँ, स्टार्ट फ्रॉम द टॉप मोस्ट आइटम इन द ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले आइटम क्या दे रखी है? कैपिटल। यहाँ से स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट मार्क करने के बाद, और उसके बाद क्या लिखा निशा? स्टार्ट फ्रॉम द टॉप मोस्ट आइटम इन द ट्रायल बैलेंस And post it in the financial statement. वेरी गुड, एंड पोस्ट इट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो रिस्पेक्टिवली जहां जाना है उसको लेके चले जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो कैपिटल कहाँ जाता है? बैलेंस शीट के अंदर। तो बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में कैपिटल में इनर कॉलम में लिख लेंगे। कैपिटल तो वैसे ही इनर कॉलम में लिखते हैं क्योंकि प्रॉफिट तो उसमें वैसे ही एडजस्ट होता है, और भी एडजस्टमेंट है तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ लाइंस हम छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा निशा? Leave space for adjustment. लीव स्पेस फॉर एडजस्टमेंट। तो गाइस जिस भी आइटम के साथ में आप नंबर लिख रहे हो, नोट नंबर, और जितने नोट नंबर लिखोगे तो समझ लो उतनी एडजस्टमेंट है, तो उतनी लाइनें छोड़नी है आपको। अब जब मैं इसको लिखूंगा प्लांट एंड मशीनरी को, ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी मेरा एसेट में जाएगा। अब मैं इसको आउटर कॉलम में नहीं लिखूंगा, प्लांट एंड मशीनरी लिखूंगा एसेट साइड में इनर कॉलम, और उसके नीचे एक लाइन छोड़ दूंगा। समझ आई मेरी बात? क्लियर है? क्योंकि एक एडजस्टमेंट है उसके साथ। इसी तरह फिर एक व्हीकल लिखूंगा, लाइन छोड़ के व्हीकल लिखा, व्हीकल को भी इनर कॉलम में लिखा और फिर एक लाइन छोड़ दी। क्लियर? मैं एक क्वेश्चन करके भी दिखाऊंगा, मैं चाहूंगा कि एक क्वेश्चन मैं अभी भी फिर भी करके दिखाऊं। आपने हालांकि देख लिया होगा वीडियो, बट स्टिल आई वुड वांट कि मैं एक क्वेश्चन तो आपको करके दिखाऊं। ठीक है, तो करेंगे, बट एक बार मोटा मोटा समझ लेते हैं। हाँ निशात, अगला क्या पॉइंट? उसी में पॉइंट में है कि all the items in trial balance will have only one effect. ऑल दी आइटम्स इन ट्रायल बैलेंस आगे Will have only one effect. विल हैव ओनली वन इफेक्ट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुना गाइस, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मैं क्या करता हूँ, सबका करने का तरीका अलग अलग होता है। मेरा करने का तरीका क्या है, मैं पहले सारा ट्रायल बैलेंस खाली कर देता हूँ, एडजस्टमेंट साथ साथ नहीं करता। उसका रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है। क्या रीजन है? ट्रायल बैलेंस की आइटम्स का एक इफेक्ट होता है और एडजस्टमेंट की आइटम्स का 2 इफेक्ट होता है। जितनी भी एडजस्टमेंट दे रखी है उनका हर किसी का 2-2 इफेक्ट। अब होता क्या है, अगर मैं साथ साथ करने लगता हूँ ना, तो गलती से जो आपकी आइटम दे रखी है एडजस्टमेंट में, गलती से कई बार बच्चे उसका एक ही इफेक्ट दे देते हैं, दूसरा इफेक्ट देना भूल जाते हैं।
ठीक है, क्योंकि कई बार आप ट्रायल बैलेंस में से फिगर उठा रहे हो, कई बार आप एडजस्टमेंट से उठा रहे हो, तो मैं ऐसे नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, उसकी जगह छोड़ता हुआ चलता हूँ, पहले पूरी ट्रायल बैलेंस खाली कर देता हूँ, सबका एक एक इफेक्ट देना है, इजी हो गया काम। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट उठाता हूँ और एक एक एडजस्टमेंट के हाथ दोनों इफेक्ट देता हूँ। वो जो दो इफेक्ट होने हैं ना, वो साइमल्टेनियसली देने हैं, ये याद रखना है। ये काम कभी मत करना कि एक इफेक्ट अभी दे दिया एक बाद में देखेंगे, नहीं, दोनों इफेक्ट साथ के साथ दे। तो पहले पूरा ट्रायल बैलेंस खाली कर दिया। वंस ट्रायल बैलेंस इज पोस्टेड इन द रिस्पेक्टिव प्लेस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद एक एक करके एडजस्टमेंट उठाओ और उसके दो इफेक्ट साइमल्टेनियसली दो। पढ़ना यही पॉइंट लिखा है बेटा। अगला पढ़ो, क्या लिखा है निशा? Once all the items are posted from trial balance, start with adjustment. Every adjustment will have two effects. Both the effects is to be given simultaneously. साइमल्टेनियसली। समझ में आए बात? क्लियर हो गया? ठीक है। और जैसे जैसे एडजस्टमेंट आपकी खत्म हो जाएंगी, वंस ऑल द एडजस्टमेंट्स आर डन, सबके दो दो इफेक्ट दे दिए। गाइस मेरी आवाज आ रही है? गाइस कैन यू हियर मी? गाइस मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? निशा? Yes, sir. हाँ बेटा, सॉरी मेरा ना नेटवर्क का आई थिंक कुछ इश्यू था, तो वॉइस चला गया था। जस्ट अ सेकंड, मैं एक बार दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। निशात अपना बेटा हैंड रेस कर लो, आपके साथ डिस्कस करते हैं, है ना। तो अगला पॉइंट मैंने क्या बोला आपको, अभी जो पॉइंट बताया कि वंस ऑल दी एडजस्टमेंट्स आर डन, एक बार जब सारी एडजस्टमेंट्स हो गई, यानी उनके दो रिस्पेक्टिव इफेक्ट्स हो गए हैं, उसके बाद अगला काम क्या करेंगे? फिर जो नॉर्मली करते आते वही करेंगे। ट्रायल बैलेंस से शुरू करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलेगा, उसको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज करेंगे, नेट लॉस या नेट प्रॉफिट निकलेगा, उसको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल इन दी बैलेंस शीट। फिर उसके बाद उसे आउटर कॉलम में लेके जाएंगे, नेट कैपिटल कितना आया, एंड देन टोटल ऑफ लायबिलिटी एंड टोटल ऑफ एसेट करेंगे, दोनों आपस में मैच होने चाहिए। अगर मैच हो गए तो वेरी गुड, बल्ले बल्ले, तो और बचा नहीं, हो गया काम खत्म। ठीक है ना? क्लियर? समझ आए गाइस? तो प्रोसेस सबको समझ आया कैसे करना है? प्रोसेस क्लियर है सबको? हाँ जी, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा था कि हाँ जी सर कोई डाउट नहीं है। आगे चलते हैं, तो इसमें मेरे हिसाब से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में चेक कर लेता हूँ मैं क्या दे रखा है। अगेन इसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक है, डेप्रिसिएशन है। अब देखो ध्यान से सुनना, क्लोजिंग स्टॉक और डेप्रिसिएशन तो सिंपल है। बैड डेट्स, अब बैड डेट्स का कौन सा वाला केस है ये समझते हैं जरा, क्योंकि बैड डेट सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, और 100% ये एडजस्टमेंट आती है। डेप्रिसिएशन, बैड डेट, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, इनमें से कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा, ये तो आती है। ठीक है, ये 100% फिक्स है, क्लोजिंग स्टॉक आएगा ही आएगा एडजस्टमेंट में। ठीक, तो इसलिए ये तो अच्छे से रटा हुआ होना चाहिए किस तरह का। अब बैड डेट्स का कौन सा वाला केस है, कैसे पता चलेगा? तो देखो मैं आपको सिखा रहा हूँ। आपको एडजस्टमेंट में बैड डेट दे रखा है, चेक करो। पहली चीज तो एडजस्टमेंट में है तो इसके दो इफेक्ट हो गए, ये तो क्लियर है। एडजस्टमेंट में इसके दो इफेक्ट हो गए, ये तो क्लियर है। अब अपने को मेन क्या चेक करना है? मेन ये चेक करना है क्या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है या नहीं। यही तो केस थे ना भाई बैड डेट के, विद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड विदाउट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो मेन अपने को ये चेक करना है, तो चेक करो भाई। हाँ जी निशा, क्या अपने को ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया हुआ है कहीं पे? नो सर। नो सर, तो फिर तो ये विदाउट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाला केस हो गया। और इसमें सिंपल क्या होगा, एक तो डेटर कम होगा, ये तो दोनों में कॉमन है, ये वाला तो होना ही होना था, डेटर तो कम होना ही होना था। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? पीएनएल। अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता तो उसमें से माइनस हो जाएगा। क्लियर? सबको समझ आया? मैं जब करूंगा तो मेरे को क्या इंपॉर्टेंट है, किस पे फोकस करना है? जब बैड डेट दिख रहा है तो चेक करना है सबसे पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है या नहीं है। इससे मेरे को इतना टेंशन नहीं होगी कि सर ट्रायल बैलेंस में बैड डेट दे रखा था, तो अच्छी बात है भाई, उसका एक इफेक्ट होना है, उसका एक इफेक्ट क्या होना है उसको अलग से सोचेंगे। उसका इम्प्लीकेशन मेरा जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में बैड डेट दिया है उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। समझ आ रही है मेरी बात? दोनों अलग अलग चीजें हैं, उनको मिक्स नहीं करना है। ठीक है, क्लियर? तो हमें जब भी नोट्स में बैड डेट दे रखा है तो फोकस किस चीज पे करना है, क्या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है या नहीं। ठीक है, जो बैड डेट अपना ट्रायल बैलेंस पे दिया उसका एक इफेक्ट होना है। डेटर ऑलरेडी कम हो चुके हैं, वो सीधा कहां जाएगा? पीएनएल।
ठीक है, वो सीधा P&L में जाएगा। तो जो बैड डेट 2000 रुपए के आपको दे रखे क्वेश्चन 2 में ट्रायल बैलेंस में, वो सीधा P&L में जाएंगे, उसका वही इफेक्ट होगा। और जो बैड डेट 5000 के नोट्स में दिया है उससे डेटर कम होंगे और प्लस वो 5000 के बैड डेट P&L में जाएंगे। तो टोटल P&L में कितने चले गए? 7000 रुपए की। समझ आई बात? क्लियर हुआ? देखो आपको सामने दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। देखो जो आपके ट्रायल बैलेंस में दिए थे बेटा वो तो ये 2000 के आ गए, उसका तो एक ही इफेक्ट होना है। और जो 5000 के आपके नीचे दे रखे थे नोट्स में, उसके दो इफेक्ट क्या होने? एक तो इफेक्ट हो गया आपका डेटर में से कम हो गया, और दूसरा जो बैड डेट ऑलरेडी थे उसमें हमने और बढ़ा दिए, टोटल बैड डेट 7000 के। समझ आया? क्लियर है गाइस? किसी को डाउट यहां तक? चल सकते हैं आगे? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 में किसी को डाउट गाइस? क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 में किसी को डाउट? प्लीज रेज योर हैंड। हाँ परीक्षा। इसमें इंटरेस्ट और कैपिटल के दो होंगे ना, एक तो प्रॉफिट, एक तो बैलेंस शीट में आएगा एंड दूसरा उसमें जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हाँ बिल्कुल, और आज मैं ये कराऊंगा भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दो इफेक्ट क्या होते हैं। इनफैक्ट पहले वही कर ले, हाँ फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसको थोड़ा सा मैं होल्ड पे डाल रहा हूँ। नहीं, इनफैक्ट मेरे को पहले, उससे पहले ना आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के बाद एक रह गया था ना, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, वो भी कराना था। चलो कोई नहीं, उसको बाद में कराता हूँ। तो पहले एक ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीख ही लेते हैं। रुक जाओ, हाथ के हाथ सीख लेते हैं, इसमें कुछ लंबा चौड़ा नहीं है, जल्दी से हो जाएगा ये। हाँ गाइस देखो आपके सामने है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सब लोगों को दिख रहा है सामने स्क्रीन पे? ठीक है, देखो परीक्षा आपके साथ डिस्कस करते हैं ये वाला पॉइंट। निशांत आप बने रहना, एक ये वाला पॉइंट परीक्षा के साथ डिस्कस कर रहा हूँ मैं। परीक्षा आपको ट्रायल बैलेंस में कैपिटल दिया होगा, कैपिटल तो होगा ही ट्रायल बैलेंस में, नो डाउट। ठीक है, साथ में नीचे नोट्स में दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एट द रेट 10%। ठीक है, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा। इसी तरीके से तो दिया हुआ है ना क्वेश्चन नंबर 3 में, चेक करो, बस 10 की जगह 5% दिया हुआ है, तो इसी तरीके से दिया हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, है ना। तो ये इसी तरह से अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में आ रहा है तो इसके दो इफेक्ट क्या होंगे, उसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं इसकी एंट्रीज क्या होंगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री क्या हुआ करती थी, याद करो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। पहली एंट्री होती थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, और दूसरी एंट्री क्या होती थी? साल के एंड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो ये दो एंट्रीज होंगी, मैं पहले एंट्रीज ही दिखाता हूँ। ये देखो, ये दोनों एंट्रीज यही कर रखी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आर यू विद मी? सेम एंट्रीज हैं जो परीक्षा ने बताई। यानी कि एक इसका इफेक्ट क्या होगा? कैपिटल बढ़ेगा। पहला इफेक्ट क्या होगा कि कैपिटल बढ़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, और दूसरा इफेक्ट क्या होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L। क्लियर है गाइस? समझ में आई? तो अगर अपने को नोट्स में दे रखा है इस तरीके से तो कैसे होगा? देखो, तो मैंने यहाँ कैपिटल लिख दिया सबसे पहले, जो हमें दे रखा था 10 लाख इनर कॉलम में, और यहाँ प्लस कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना है भाई? पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल भी लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, जो हमारा कैपिटल है उसी के ऊपर निकलता है ना बेटा, जो हमने पहले निकाला हुआ जनरल वाले चैप्टर में, तो उसका 10% बोला हुआ है, तो 10% निकाल लिया। कितना आ गया बेटा? 1 लाख। 1 लाख। तो 1 लाख रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ जाएगा, तो टोटल हमारा यहाँ 11 लाख आ गया। हाँ, मैंने तो 11 लिख दिया सीधा बाहर, अदरवाइज नहीं तो और क्या हो सकता है? ड्राइंग्स हो सकती है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हो सकता है, तो वो भी एडजस्ट होगा बेटा कैपिटल के अंदर, और जो बाकी नेट फिगर आएगी वो बाहर जाएगी। ठीक है, बट यहाँ भी हम सिर्फ इसी को लेके चल रहे हैं, तो इसलिए मैंने सीधा इसी को लिख दिया। और दूसरा पार्ट क्या आएगा? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख। समझ आया परीक्षा? देखो जरा एक बार ध्यान से, इज इट क्लियर? यस सर। हाँ जी, तो दो इफेक्ट क्या होंगे? पहला इफेक्ट होगा एडेड टू कैपिटल, कहाँ पे? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ठीक है, और दूसरा इफेक्ट क्या होगा बेटा? टेकन टू P&L डेबिट साइड। आर यू विद मी? ठीक है, और अगर यही चीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रायल बैलेंस में दे रखी है, तो यानी कौन सा इफेक्ट हो चुका है?
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हो चुकी राइट, है। यानी कि पहली एंट्री हो चुकी है, यानी कि कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। एडिट टू कैपिटल ऑलरेडी हो चुका है, दोबारा नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसे केस में सेकंड केस है, देखो अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस, तो ऐसे केस में क्या होगा, आप कैपिटल को सीधा सीधा लेके जाओगे 11 लाख, इसके अंदर कुछ भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट नहीं होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आ जाएगा, सिर्फ P&L। क्लियर हुआ गाइस? ठीक है, तो यहाँ इफेक्ट क्या आएगा, टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी डेबिट साइड। क्लियर हुआ गाइस? समझ में आया? ठीक है, कोई डाउट इसमें? हाँ जी गाइस, अब इसका एक बार पहले फोटो खींच लो जल्दी से, ये वाला तो हो गया, तो इसका फोटो खींच लो, और उसके बाद मैं जो एक रह गया वो बाद में कराता हूँ, एंड वापस आएंगे इसके बाद क्वेश्चन पे। चलो आगे। हाँ निशात, कोई डाउट है क्या आपका इसमें? सर इसमें नहीं है, इससे अलग डाउट है। हाँ वो अभी लेते हैं। इसकी फोटो खींच ली, ये ट्रायल वाला केस हो गया। अगर ट्रायल बैलेंस में आ रहा है तो क्या होगा बेटा, परीक्षा और कोई डाउट इसमें? नो सर, पर इसकी बैलेंस शीट मैच नहीं हुई। मैच नहीं हुई, तो चलो चेक करते हैं भाई कहाँ गड़बड़ हुई है। आ जाते हैं जरा। निशात आपकी हो गई थी? यस सर। तो देखिए जरा, चेक करो बेटा कहाँ पे गड़बड़ है। ये लो, पहले ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करो, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। ग्रॉस प्रॉफिट नेट सर वो प्रॉफिट फिगर्स मैच हो गई थी। तो ये लो बैलेंस शीट पे आ जाते हैं सीधा, ये लो बैलेंस शीट में चेक करो कहाँ गड़बड़ है। अब देख निशात, यहाँ पे एक लाइन छूट गई थी, ये लाइन क्यों छूटी, ये रह गई थी ना कैपिटल के नीचे, कम पड़ गई थी लाइन। तो इसीलिए अगर आप देखो मेरे वाले मेथड से चलोगे, तो आपने अगर ये पहले देख लिया होता कि यार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी एक एडजस्टमेंट है, तो एक तो नेट प्रॉफिट की होती है नेट प्रॉफिट या लॉस की, तो आप ऑटोमेटिकली एक की जगह दो लाइनें छोड़ते, समझ रहे हो? तो आप कैपिटल के साथ एक ऑलरेडी नोट नंबर लिख चुके होते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आगे बढ़े परीक्षा, तो छोड़ दी थी। क्या कह रही बेटा? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की छोड़ दी थी, फिर नेट प्रॉफिट का भूल गई थी। Yes. चल कोई बात नहीं, यही एक्सपीरियंस सिखाता है बेटा, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो याद रहेगा कि हाँ एक इसकी तो छोड़नी होती है। परीक्षा कहाँ गलती है बेटा, कहाँ गड़बड़ हुई? कैलकुलेशन में। ओहो, सबसे ज्यादा गुस्सा आता है ना कि मैथ्स की वजह से अकाउंट्स का क्वेश्चन गलत होता है। हाँ जी गाइस, बाकी लोग प्लीज बताओ मुझे, बाकी लोगों को क्लियर है, कोई डाउट है? सबको क्लियर है बेटा? चल सकते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया, 4 मैंने आपको छोड़ने के लिए कहा था 4, लेकिन आपको मैंने वीडियो में जो कराया वो 4 ही था ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो क्वेश्चन नंबर 4 में था क्या डिफरेंट, जो मैं आपसे कह रहा था कि अभी रुक जाओ आप नहीं कर पाओगे? अनिशा, 8% बैंक लोन था वो। 8% बैंक लोन, तो वो जो 8% बैंक लोन था, क्वेश्चन नंबर 4 पे फोकस करेंगे बेटा सब लोग। जो 8% बैंक लोन था, तो उसमें जो 8% था, वो एडजस्टमेंट थी जो सीखनी थी। ठीक है, वो एक एडजस्टमेंट थी जो सीखने की थी, जो मैंने अभी तक नहीं सिखाई थी। इसलिए मैं चाहता था कि आप अभी उसको मत करो, लेकिन क्योंकि मैंने वीडियो में ऑलरेडी यही वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो ऑटोमेटिकली आपने वहां भी सीख लिया होगा। मैं फिर से रिपीट करूंगा, लेकिन ताकि आपको क्लियर हो जाए, और कोई डाउट हो तो आप मेरे साथ डिस्कस करो। गाइस एक काम करें, ये 4th क्वेश्चन मैं पूरा दोबारा कर लूं एक बार, सबके लिए ईजी हो जाएगा कैसे करना। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कोई सा एक करना, तो 4th ही कर लेते हैं। ठीक है, सबके लिए ईजी हो जाएगा। क्लियर है गाइस? इससे पहले मैं 4th क्वेश्चन करके दिखाऊं, 5th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पहले आपको बता दो, फिर हम आगे चलते हैं। 4th में तो कोई और डाउट नहीं है। निशात आपका क्या डाउट था 4th में, क्या 3rd या 4th में? हाँ बेटा, हाँ नहीं सर 4th में नहीं था, वो दूसरा कॉन्सेप्ट। अच्छा, 3rd और 4th क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं है ना अभी? चलो फिर आगे चलते हैं। 5th, 6th और 7th में मुझे बताओ बेटा किसका डाउट है, प्लीज हैंड रेज करो जिनका डाउट है, और जिन्होंने कर लिया है लेकिन उसमें डाउट नहीं है तो प्लीज थम्स अप करो, एंड प्लीज अपना कैमरा ऑन करो बेटा। आरव, तनीषा, आरव, स्निग्धा, जिनके साथ बेटा प्रॉब्लम नहीं, प्लीज कर लिया करो। हाँ बेटा कुछ कह रहे थे?
जो एक पार्ट था एडजस्टमेंट में फोर्थ, तो उसमें आपने बोला था एक बार क्लास में आज कौन सा वाला बेटा, कौन सा क्वेश्चन में? सर उसमें मैंने एडजस्टमेंट थोड़ी डिफरेंट करी थी, तो क्वेश्चन आपने कौन सा, बोला था कौन सा? 6। 6th क्वेश्चन में। चलो 6 पे आता हूँ मैं। 6th क्वेश्चन में आप बता रहे हो कौन से वाली एडजस्टमेंट? 6th सर क्वेश्चन लास्ट एडजस्टमेंट, लास्ट एडजस्टमेंट जी, आउटस्टैंडिंग वाला 7,000 वाला याद आ गया मुझे। जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है उसका क्या एडजस्टमेंट करना था वो मैं याद आ गया, बताता हूँ। हाँ जी, तो 5, 6 और 7 में बेटा किसी को कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड, और अगर क्लियर है तो प्लीज थम्स अप करके बताओ। दोबारा करो, मेरे को मैं देखा नहीं था इसलिए। तो अगर क्लियर है तो प्लीज थम्स अप करो, और अगर डाउट है तो प्लीज हैंड रेज करो बेटा। ओके, स्निग्धा, भव्या, आई कैन सी, परीक्षा, आरव, आरव, रजत, ईशा आपने किया नहीं है, तनिषा आपने किया नहीं है, अपनी ओके, और शगुन आपका? सर मैंने अभी ये 5th क्वेश्चन नहीं करा है सर। और 6th और 7th भी नहीं किया है? सर वो कर रही थी। नहीं तो 5th बिल्कुल भी नहीं करा है वो ठीक है, 6th सर। करा है 6th कर रही थी सर, अभी होल्ड पे है सर। और 7th अभी नहीं किया है? नहीं सर। अच्छा कोई बात नहीं, चलो अब कर लेना बेटा, लेकिन ठीक है। हाँ जी, तो कोई बात नहीं, अभी तक बाकी लोगों का कोई डाउट नहीं है। तो मैं एक जो 6th क्वेश्चन है उसका 4th पार्ट है, पहले मैं वो डिस्कस करना चाहूंगा, जो अभी निशा जिसका रेफरेंस दे रही थी। 6th क्वेश्चन के 4th पार्ट को सारे लोग देखते हैं, और अवनी से मैं पूछना चाहूंगा, अवनी 6th क्वेश्चन का 4th पार्ट जो है बेटा, उसकी 2 एडजस्टमेंट क्या होनी चाहिए? उसका पहले तो मतलब बताओ क्या है, और फिर बताओ कि आपके हिसाब से उसकी 2 एडजस्टमेंट क्या होनी चाहिए। सर 7,000 आउटस्टैंडिंग रेंट है लोन की, 7,000 क्या है बेटा? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है, वेरी गुड। तो 7,000 क्या लिखा? प्रोवाइड 7,000 एज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी एक आपका खर्चा है जो आपने अभी तक पे नहीं किया है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की 2 इफेक्ट क्या होंगे बेटा अवनी? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्या होगा बताओ बेटा? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तूने क्वेश्चन किया होगा ना बेटा, तो अभी तो कह रही थी कर लिया है। यस सर। तो क्या है 2 इफेक्ट क्या दिए? एक मिनट सर, ऐसी बता दे सोच करके, क्या होना चाहिए तेरे हिसाब से? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा ये, ओके, और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो इतना घबरा कर रही है, कॉन्फिडेंस से बोल, कॉन्फिडेंस रखा कर। देख पता है क्या होता है, और कॉन्फिडेंस एक ही तरीके से आता है, क्वेश्चंस करने से। जितना क्वेश्चंस करोगे, जितना चीज को दोबारा पढ़ोगे, उतना अच्छे से याद होगा और उतना कॉन्फिडेंस आएगा। और उसके अलावा एक और तरीका होता है पार्टिसिपेट करने से, ठीक है? जितना पार्टिसिपेट करोगे ना, वो डर जो होता है ना अंदर का, वो निकल जाता है, और ऑटोमेटिकली फिर कॉन्फिडेंस इनबिल्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है? हाँ, तो क्या थे भाई 2 इफेक्ट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के? पहला तो क्या था, क्योंकि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा, पीएनएल में जो इंटरेस्ट होगा उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है? खर्चा आप बढ़ाओगे। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। ये बात क्लियर है? अब ध्यान से देखते हैं जरा, क्या ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट नाम का कोई खर्चा दे रखा है? क्या ट्रायल बैलेंस में कोई खर्चा